यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बस साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी जाकर टाइपिंग और अपनी गलतियों का मूल्यांकन कार्य कर सकते हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी 100% गलतियों का मूल्यांकन करके आपको रिजल्ट 100% उपलब्ध कराती है। थोड़ा सा आज आवाज़ में डिफरेंट लग रहा होगा सभी को, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करें आज या जब भी रहती है 2-4 दिन। ठीक है, चलिए रेडी। मानव संसाधन का जहाँ तक ताल्लुक है, किसी भी देश का मानव संसाधन उसकी अपार दौलत होता है। यहाँ तक कि प्रकृति के द्वारा दिए गए अन्य संसाधन जैसे जल, खनिज, भूमि, इसका इस्तेमाल भी देश अपने मानव संसाधन के बल पर करते हैं, मगर हमने अपने मानव संसाधन को हमेशा एक भार के रूप में देखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या और अपनी तमाम समस्याओं की प्रमुख जड़ माना है। यह ठीक भी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय साथ साथ चलें। हम आबादी को कंट्रोल करने का प्रभावी कार्य संचालन चलाएंगे। यह वांछनीय भी है और आवश्यक भी है, लेकिन आज मुख्य प्रश्न यह है कि जो मानव संसाधन देश में मौजूद है उसका विकास हम कैसे करें। यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मुझे लगता है कि भारत जो 96 करोड़ लोगों का देश है, यानी 96 करोड़ दिमागों का मालिक है, उससे ज़्यादा हाथों और पैरों का धनी यदि इस अपार संसाधन को शिक्षित, स्वस्थ, चरित्रवान और अनुशासित बनाकर हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा दें, तो यह बोझ पूंजी में बदल सकता है और यह भार देश की अपार संपत्ति की शक्ल ले सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कार्य कठिन लगता है। अध्यक्ष जी, यह सत्र आत्मचिंतन के लिए बुलाया गया है, इसलिए इस सत्र में होने वाली चर्चा का तकाजा है कि चर्चा दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर चले। समाज में आए दोषों को हम साझे दोषों के रूप में स्वीकार करें। एक साथ बैठकर उन दोषों को दूर करने के उपाय सोचें और साझे रूप से उन्हें दूर करने में जुट जाएं। मुझे नहीं लगता कि इस चर्चा के दौरान स्वर में कोई तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करूंगी कि समय की मर्यादा के भीतर ही अपनी बात पूरी कर सकूं। अध्यक्ष जी, आज आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष रूप से बुलाए गए संसद के अधिवेशन के पिछले 2 दिनों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा
चल रही है। बहस में 4 मुद्दों का समावेश किया गया है, लेकिन पहले ही दिन आपने चाहा था कि यदि एक वक्ता अपनी बात को एक विषय तक सीमित रखे तो चर्चा ज़्यादा व्यवस्थित भी होगी और ज़्यादा सार्थक भी। मैं आपके इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी बात को केवल मानव विकास यानी डेवलपमेंट के पहलू तक सीमित रखना चाहूँगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है, जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग दिया है। मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में लेना चाहिए। इससे एक ओर हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा। मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, 25 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया गया। इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन का सेवाओं में भली प्रकार परिचित हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा, जिससे वे साहित्य की समृद्धि द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावरण तैयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे। मेरे विचार से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि करके और सभी भाषा भाषियों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है। मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसीलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों
और आदर्शों की पूरी परख होती है, जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो। हिंदी के हितैषियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व नहीं आया था, जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है। समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा को जो मान लिया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है, वह हम सब के लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती का समान है। यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी भाषियों और साहित्यकारों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है। इस आदर को हम कैसे निभाएं, जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सकें। यह एक गंभीर प्रश्न है, जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है। सभी गूगल मीट के माध्यम से आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आ जाइएगा। इसके पश्चात दूसरी डिक्टेशन होगी 10 बजे। यहाँ हम स्टेनो